नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2.5 लाख कर्मचारियों को मिल सकती है डीए की बड़ी सौगात। कई विभागों की नियमावली में भी हो सकता है संशोधन। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। इस दौरान बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 2.5 लाख कर्मचारियों को मिल सकती है डीए की बड़ी सौगात। तो पहले केंद्र ने डीए की सौगात दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी डीए की बड़ी सौगात कर्मचारियों को मिली और अब धामी कैबिनेट में भी बड़ा फैसला लेकर कर्मचारियों को डीए की सौगात मिल सकती है। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद है। इस दौरान कर्मचारियों को डीए की बड़ी सौगात यहां पर मिल सकती है। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, सबसे पहले जानना चाहेंगे धामी कैबिनेट की अहम बैठक जो है इस वक्त चल रही है, बैठक में क्या कुछ खास, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 5 बजे से ये बैठक शुरू हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कई मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और उस बैठक में जो अहम फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है ये माना जा रहा है कि कभी भी हो सकती है, लग सकती है, और ऐसे में ये आखिरी बैठक बताई जा रही है लोकसभा चुनाव से। तो कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो डीए में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 4% से अधिक की, और साथ साथ आंगनबाड़ी जो महिलाएँ उनकी काफ़ी लंबे समय से एक समस्या चल रही थी। उन्होंने मांग के लिए लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी कहा जा सकता है जो महादेय मतलब यानी कि सैलरी बढ़ाने की बात कही है और मांग की है सरकार से कि जल्द से जल्द वो सैलरी बढ़ाई जाए। और उसी के तहत आज ये माना जा रहा है कि आंगनबाड़ियों को एक बड़ी सौगात सरकार के द्वारा दी जा सकती है। जो सैलरी की बात की जा रही है, राज्य कर्मचारी की बात मांग उनसे की जा रही है, वो आज जो राज्य सरकार है वो पूरी कर सकती है। वहीं अगर बात करूं जो बिना नक्शे के जो भवन बने हैं प्रदेश भर में, उनके लिए वन सेटलमेंट पॉलिसी यहां पर लाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कई प्रस्तावों पे आज मुहर लग सकती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ऊर्जा के विभागों में जो सरकार है वो आज फैसले ले सकती है। मंत्रिमंडल की जो बैठक है कुछ ही देर में माना जा रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी है राधा रतोड़ी यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर जो प्रेस ब्रीफिंग है, कितने फैसले लिए गए, कितने प्रस्तावों पर आज मुहर लगी, वो प्रेस से ब्रीफ करेगी। जी तुषार, साथ ही बात की जाए तो कांग्रेस लगातार 3 बड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरती आई है, चाहे वो बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो। क्या इन तीनों मुद्दों को लेकर भी कोई प्रस्ताव आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है और रोज़गार के लिए लगातार कार्य धरातल पर नज़र भी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट की गई, उसके तहत भी लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लिए जो विभाग में लगातार जो नियमावली है उनमें बदलाव देखने को मिला है, ताकि जो लोग इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनमें चेंजेस यहाँ पर दिखे। उन्हें जो आसान है यहाँ पर जो निगम के या फिर किसी भी तरह के विभाग के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें थोड़ी ढिलाई दी जा सके, ताकि वो इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण आज कैबिनेट बैठक हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले की बैठक है और ऐसे में जो प्राथमिकता रहेगी कि राज्य कर्मचारी भी है उनके डीए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 2.5 लाख से अधिक जो कर्मचारी है उन्हें एक बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें माना जा रहा था कि डीए में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें नहीं मिली। ये माना जा रहा है कि इस बार डीए में बढ़ोतरी में देखने को मिल सकती है। जो राज्य कर्मचारी है उनमें खुशी की लहर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो 2.5 लाख वोट्स होंगे वो भाजपा की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो महंगाई के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काम करती हुई इसमें नजर आएगी। साथ साथ कुछ ऐसी योजना आ सकती है या फिर ऐसी वो मंजूरी मिल सकती है जिससे कहीं ना कहीं जो BPL या फिर जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं उन्हें अब पावर्टी लाइन पे लाया जाए। तो कहीं ना कहीं गरीबी से लड़ने के लिए भी पर सरकार कुछ ना कुछ आज ला सकती है। जी तुषार, जिस तरह से पहले केंद्र ने डीए की बड़ी सौगात दी, उसके बाद यूपी में भी देखने को मिला कि राज्य कर्मचारियों को डीए की सौगात दी गई। अब
उत्तराखंड में जब धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है, इससे पहले भी 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें डीए पर चर्चा हुई। इस कैबिनेट बैठक में क्या ये माने कि डीए को लेकर जो है कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उस पर मोहर भी लगेगी? तुषार, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राज्य सरकार लगातार राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो उनके कर्मचारी हैं उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था मिल सके, साथ साथ पारदर्शिता विभागों में बढ़ती सके, और इसी के तहत आज माना जा रहा है कि डीए में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो राज्य कर्मचारी हैं 2.5 लाख से अधिक जितने भी कर्मचारी हैं उनके डीए में बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई खर्च होगा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई की समस्या कांग्रेस लगातार बताती हुई नजर आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही है, क्योंकि केंद्र में भी इस तरह का फैसला हमने देखा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ये फैसला आया है। अब ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी इसको लेकर आज फैसला आ सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आखिरी बैठक है लोकसभा चुनाव से पहले। तो ऐसे में सरकार चाहेगी कुछ ऐसी योजनाएं या प्रस्ताव इसमें पास हो सके जो कर्मचारियों को सीधा जुड़ सके, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो पार्टी है या फिर राज्य सरकार है उसे थोड़ा फायदा मिल सके। विभागों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में नियमावली में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ नियमावली में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद ये भी माना जा रहा है कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में नगर पंचायतें और साथ साथ जो नगर निकाय हैं उनको में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसे बढ़ाने के लिए, साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए, विभागों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो आज प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण आ सकते हैं। दर्जन भर प्रस्तावों में आज मोहर लग सकती है, और सरकार की प्राथमिकता यही रहेगी कि वो ऐसे प्रस्ताव सामने रखे जिससे कहीं ना कहीं जनता को सहूलियत मिले, और साथ साथ आने वाले समय महंगाई में उनको भी सहूलियत मिल सके। जी बिल्कुल तुषार, तो लोकसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। अब देखना यह होगा क्या क्या प्रस्ताव इसमें आते हैं और किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वही खबर रुड़की से है, जहां के ज्ञानदीप आश्रम में चल रहे महारुद्र यज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद से मुलाकात की और उनका स्वागत भी किया। इस दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि रुड़की के ज्ञानदीप आश्रम में 17 मार्च तक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राजनेताओं सहित तमाम धर्मगुरु शामिल होते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचे और यज्ञ में शामिल हुए। खबर देहरादून से है, जहां लंबे इंतजार के बाद दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। सीएम धामी ने दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए अलायंस एयर की हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए विमान सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। विमान के संचालन से पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आपको बता दें कि अलायंस एयर विमान दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए अप्रैल महीने से नियमित रूप से चलाया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आभार एवं अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महासंघ की कई लंबित मांगों को पूरा करने के लिए महासंघ पदाधिकारियों ने सीएम धामी का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर्स राष्ट्र एवं राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। खबर जसपुर से है, जहां सीएम धामी का कल 1 दिवसीय दौरा है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और उत्तराखंड सरकार राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष
विजय रोहिला ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। लाभार्थी सम्मान समारोह में लाभार्थियों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा, साथ ही उनसे संवाद करने का भी काम कल जसपुर में किया जाएगा। इस तौर पे केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार के द्वारा बहुत नीचे स्तर तक हर व्यक्ति तक जिस तक जो परेशानी थी उसको लाभ देने का प्रयास किया है। अनेकों लाभ हैं, उन लाभ के द्वारा व्यक्ति लाभार्थी बना है। लाभार्थियों को यहाँ बुलाकर उनका स्वागत और सम्मान करने का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर कल संपन्न होने जा रहा है और हजारों हजार की संख्या में हम सब लोग रहेंगे और मुझे लगता है कि हम सब की शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए, चूँकि हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में धामी सरकार निरंतर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही है। तो लाभार्थियों को सम्मानित करने के लिए और यहाँ विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कल जसपुर में आगमन है और उसको लेकर जनता और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कल बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम कल जसपुर में होने जा रहा है और मुझे लगता है कि अभी तक के जसपुर के इतिहास में सबसे बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। कांग्रेस के लिए जहां हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट पर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। जंगल में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस अभी भी 3 प्रत्याशी घोषित कर पाई है। 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी भी कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि पार्टी में सिर्फ जिताऊ कैंडिडेटों को ही यहाँ पर आगे लाने का काम किया जाता है, जो जनता की जो पसंद होते हैं। यही वजह रही कि बीजेपी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार लोकसभा सीट से डॉक्टर निशंक का टिकट इस बार काटा है। उनके स्थान पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अरुण बलूनी पौड़ी गढ़वाल से इस बार पार्टी के प्रत्याशी होंगे और हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के नए प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये समझा जा सकता है कि इस चुनावी दंगल में लगातार बीजेपी आगे बढ़ने का काम कर रही है, अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है और लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रही है कि डबल इंजन की सरकार में विकास होता है और जनता को उस पर भरोसा करना चाहिए। जबकि विपक्षी पार्टी अभी भी आपसी गुटबाजी या जो प्रत्याशियों के जो मंथन चल रहा है उसी में उलझी नजर आ रही है। ऐसा समझा जा सकता है कि पार्टी के भीतर बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें अभी दूर करना बाकी है, लेकिन चुनावी रण में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है अन्य दलों की अपेक्षा। तो वहीं यूसीसी को उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राज्य के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं राज्य में यूसीसी कानून लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर उन्होंने कहा कि इससे देश को बड़ा लाभ मिलेगा, इससे बड़ी मात्रा में पैसा बचाया जा सकेगा, विकास कामों को एक नई दिशा मिल सकेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए जरूरी है। देना चाहेंगे मुख्यमंत्री धामी जी को कि एक बहुत अच्छा कानून जो लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो प्रदेश में वो लाए हैं। निश्चित रूप से जैसे गंगा गौमुख से निकलती है, गौमुख भी उत्तराखंड में है, तो एक यूसीसी की भी एक जो धारा है वो उत्तराखंड से निकली है, निःसृत हुई है और निश्चित रूप से वो एक सामान्य पे बड़ा आकार। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश को भारी फायदा होने वाला है। तमाम एक तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाए
और विपक्ष ऐसा, मैंने तो ये देखा कि पर्सनल किससे बात करो तो वो कुछ और बोलते हैं, और जब पॉलिटिकल निर्णय की बात आती है तो उसमें पॉलिटिक्स उनको लगता है कि यार इसका श्रेय तो मोदी जी को मिल जाएगा। तो श्रेय की लड़ाई छोड़ करके और देश के हित में इसके बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के लिए जरूरी है। वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा। उत्तराखंड पीसीएस के 189 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए धामी सरकार का यह बड़ा तोहफा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। धामी सरकार का युवाओं को यह बड़ा तोहफा। पीसीएस की तैयारी जो युवा कर रहे हैं उनके लिए बड़ा तोहफा, क्योंकि धामी सरकार ने पीसीएस के 189 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। यानी इन पदों पर अब भर्ती की जाएगी। 10 एसडीएम, 17 डीएसपी समेत 13 विभागों में पीसीएस की नई भर्तियां होंगी। तो 2021 की भर्ती में पास हुए 318 पदों पर भी जल्द इंटरव्यू होगा। तो 2021 की भर्ती में जो लोग पास हुए थे 318 पदों पर जल्द इंटरव्यू होगा। साथ ही धामी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला, युवाओं के लिए बड़ी सौगात धामी सरकार ने युवाओं को दी है। उत्तराखंड पीएससी के 189 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया, विज्ञापन जारी हो गया है। साथ ही 2021 की भर्ती में पास हुए 318 पदों पर जल्द इंटरव्यू करवाया जाएगा। 10 एसडीएम के पद भी इसमें शामिल है। तो लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार का ये बड़ा फैसला, ये बड़ी सौगात युवाओं के लिए, और खासकर तब जब हमने देखा कि कांग्रेस बार बार बेरोजगारी को लेकर धामी सरकार को घेरता हुआ नजर आया। उसके बाद ये बड़ा फैसला और युवाओं के लिए बड़ी सौगात। इसी दौरान खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी चुना गया है, जिसके चलते पौड़ी में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। बीजेपी की जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने कहा कि अनिल बलूनी की ओर से राज्यसभा सांसद रहते हुए बहुत से अनोखे काम किए गए हैं, जिसका फायदा अब उन्हें मिलने वाला है। विधानसभा या पौड़ी सांसद के लिए उनको प्रतिनिधि बनाया गया है, इसका पूरे भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है और वो भारी मतों से विजय होंगे, ऐसी सभी की कामना है। क्योंकि उन्होंने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत काम किया है। धरातल पे वो ज़मीन से स्तर के व्यक्ति हैं और उनका एक जो कद है वो बहुत ऊंचाई पे कद है। उन्हें पता है ज़मीनी पहाड़ों की समस्याओं को लेकर वो बहुत तरह से जागरूक है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत भारी मतों से विजय रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है और विजय भव करती है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और क्योंकि आदरणीय अनिल बलूनी जी इस उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता का लोहा केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत मानता है। और हम सबको उम्मीद है कि आदरणीय अनिल बलूनी जी के गढ़वाल लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने के बाद जो गढ़वाल लोकसभा है वो राष्ट्रीय पटल पर विकास की दृष्टि से अंकित होगी और हम सब की जो आकांक्षाएँ वो पूरी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आदरणीय अनिल बलूनी जी पौड़ी पहुंच रहे हैं। कल उनका कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता का कार्यक्रम है और उसके अलावा अनिल बलूनी जी ने जो अपनी सांसद निधि से 15 करोड़ रुपए तारामंडल के लिए दिए हैं, उस तारामंडल का अनिल बलूनी जी द्वारा शिलान्यास किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और सारे कार्यकर्ता उनके इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अनिल बलूनी जी को इस गढ़वाल लोकसभा से टिकट मिला है। और उनके जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 6 साल के कार्यकाल में जो भी उन्होंने राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी जो कार्यक्रम किए हैं वो सराहनीय हैं। और उनके टिकट को लेकर मतलब जनता में, पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जिसको पता चला कि मतलब अनिल बलूनी जी को टिकट मिला है, सब पार्टी कार्यकर्ता बिना बुलाए बिना सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूँ और पार्टी हाईकमान को भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें प्रत्याशी दे दिया है और हम आज ही से इस चुनाव मैदान में लग गए हैं। कमर कस लिए सभी कार्यकर्ताओं ने और बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेकर और इस लोकसभा गढ़वाल लोकसभा को भारी से भारी बहुमत से जिताकर हम अनिल बलूनी जी को केंद्र में भेजेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दवाई सप्लाई के टेंडर के नाम पर हरिद्वार से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद्र उपाध्याय को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीड़ित को दवाई सप्लाई का टेंडर दिलाने के बहाने सचिवालय लाया गया था, जहां दोनों आरोपियों ने फर्जी सूचना मेमो बनाकर हस्ताक्षर कराए। आपको बता दें कि पीड़ित से करीब 52 लाख रुपए की ठगी हुई है। वहीं कुछ समय पहले राजस्थान के प्रतापनगर से आरोपी सौरभ वत्स को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के लिए कई टीमें गठित की गई थी। कुल हरिद्वार में रहते हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि पीसी उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं, इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और उसकी गिरफ्तारी जो की गई है। साथ ही साथ इसका जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें काम कर रहे थे, जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को बहला फुसलाकर इसमें जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके लिए भी टीमें हमारी रवाना की गई है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग लगातार जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते परिवहन विभाग ने प्रेस क्लब में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ साथ छात्र छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रैफिक के नियमों का पाठ पढ़ाया गया। कार्यक्रम था, उसमें मेन पर्पस ये था कि सड़क सुरक्षा के बारे में बताना और उसके साथ साथ पत्रकार, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं या प्रेस से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ परिवहन विभाग का एक संवाद पैदा करना, ताकि जो नई योजनाएं या कोई नई एक्टिविटीज़ परिवहन विभाग के माध्यम से हो रही हैं वो आम जनता तक बिना किसी चेंज के पहुँचे। बिल्कुल जो हम लोग चाहते हैं करना या कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचे। इसी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि पत्रकार बंधु ना सिर्फ लोगों पर जानकारी अपने मीडियम के माध्यम से दें, परंतु अपना जो सड़क पर व्यवहार है, जब आप खुद गाड़ी चला रहे हों, कृपया अपने व्यवहार से भी हमारा प्रचार प्रसार करिए। खुद भी गाड़ी आप हेलमेट पहनिए, खुद भी सीट बेल्ट लगाइए और उसके बाद अपने माध्यम से भी लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आप हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मीडिया से हमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाया जाए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को हम जन जन तक पहुंचाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत कम लोगों से जान पहचान हमारी रहती है, तो आज एक इंटरेक्शन का माहौल बनाया गया है। तो रोड सेफ्टी का एक इशू है जो सबसे प्राइम इशू है, क्योंकि मीडिया के बंधु भी गाड़ी चलाते हैं और वो सबको जागरूक भी करते हैं। तो इसी रेफरेंस में हमें आज एक प्रोग्राम किया है कि हमें गाड़ी चलाते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो तभी गाड़ी चलानी चाहिए, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना चाहिए, ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमने बता दिया है, ये सब चीज़ें आपको पता है। बेसिकली हम आपको जागरूक करने आए हैं और आपको याद दिलाने आए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जो है कैपिटल सब्सिडी इसमें दी जाएगी। तीसरा एक और विकल्प दिया गया है मौजूदा विक्रम संचालकों के लिए कि नए सीएनजी वैकल्पिक ईंधन ओमनी बस BS4 में परिवर्तन करने के लिए जो इच्छुक होंगे वैध परमिटधारी, उनको 50% पूंजी अनुदान और यानी कि 3.5 लाख रुपए तक उनको प्रोत्साहन देने के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। जी, ये कैपिटल सब्सिडी ग्रांट के तौर पे ही है। परमिट सरेंडर कर देंगे तो उसके बाद नए परमिट लेने पड़ेंगे। जी, नई गाड़ी के लिए नया परमिट। नई गाड़ी की टोटल कितनी आप कैपिटल वो देंगे? देखिए, बस के लिए यदि वो अपनी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं तो बस के लिए 50% तक सब्सिडी देंगे, अधिकतम 15 लाख रुपए। और यदि वो गाड़ी अपनी स्क्रैप नहीं करते हैं तो 12 लाख रुपए तक 40% तक सब्सिडी, यानी कि 12 लाख रुपए तक। स्क्रैप नहीं करते हैं क्या मतलब? देखिए, मतलब ये हो सकता है कि स्क्रैप नहीं करते हैं और कहीं किसी और प्रदेश में चलाने के लिए लेके जाते हैं। 50% तक मिलेगी वो अपनी गाड़ी स्क्रैप। इसमें इसके अतिरिक्त हमारा एक और मत था, ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पॉलिसी में भी कुछ सब्सिडी देती है सरकार,
इसमें भी लागू होगी वो वाली जो सब्सिडी उसमें, अगर जो स्क्रैप करवा रहा है व्हीकल? ये हम आपको प्रेस नोट भी अवेलेबल करा देंगे अलग से। अच्छा, इसमें कुछ संख्या का भी है, कुछ अपडेट कितनी संख्या है देहरादून की, या केवल देहरादून में लागू होगा? अभी फिलहाल इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में लागू करने की बात है। उस संख्या का विवरण अलग से आपको बताता हूँ। ये सर कब से लागू होगा? ये पॉलिसी पास होते ही लागू हो जाएगा। जब जियो जारी हो जाएगा, इसका शासनादेश जारी हो जाएगा, उसके बाद लागू हो जाएगा। एक हमारी ये वन पंचायत संशोधन नियमावली, ये भी आज वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसका भी प्रेस नोट हम आपको पृथक से अवेलेबल करा देंगे। कुछ मुख्य बातें ये हैं कि इसमें जो ये पॉलिसी है, इसमें हम लोग कैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो चूँकि वन विभाग और राजस्व विभाग के भी कई मसले इसमें आते हैं, तो वन विभाग और राजस्व विभाग की जॉइंट कमेटी भी बनाने की इसमें बात की गई है, ताकि विवादों का निस्तारण ससमय और बिना किसी दिक्कत के हो सके। और वन पंचायतों को और अधिक सशक्त करने के लिए, चाहे वो वित्तीय रूप से हो या अधिकारों के रूप में हो, वो सब व्यवस्था भी इसमें की गई है। अच्छा, परिवहन वाले में चिंता होती है मैडम, विक्रम तो यहाँ 3-4 हज़ार के करीब सारे के सारे सरेंडर करने में कोई टारगेट तो तय नहीं किया कि 100 को देंगे या 200 को देंगे? नहीं, इतने नहीं है, इतने विक्रम नहीं है, कम संख्या में विक्रम है। तो नंबर आपको अलग से बताता हूँ। लगभग 425 400-450 के आसपास विक्रम है हमारे पास। तो अगर सब करना चाहें तब भी हमारे पास जो व्यवहार आता है लगभग 60-65 करोड़ के आसपास का व्यवहार आता है। पगोली जी, मेरा सवाल है इसी से रिलेटेड आपसे। इस मुहिम में सरकारी जितने वाहन हैं उनके लिए क्या बात की गई है? क्योंकि आपके यहाँ भी एम्बेसडर भी चल रही हैं और आपके यहाँ डाक विभाग में पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, आपके एम्बुलेंसेस पुराने चल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां जो 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनको लेके क्या सिस्टम बना रही है सरकार? सरकारी विभागों के लिए तो अलग से एक स्क्रैप पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है वो है, एग्जिस्टेंस में है। और उसमें यह है कि जो 15 साल से पुराने वाहन हैं उनको फेज आउट किया जाएगा, उसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। इसमें नेक्स्ट हमारा जो मामला था वो शहरी विकास विभाग का मामला था। हरिद्वार में एक यूनिटी मॉल बनना है, और जिसमें हरिद्वार नगर निगम के स्वामित्व की लगभग 0.9 हेक्टेयर भूमि, 9,530 हेक्टेयर भूमि, वो हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के बारे में आज माननीय मंत्रिमंडल पर सहमति दी गई। ये है 0.9 हेक्टेयर, इनकी लगभग 1 हेक्टेयर से थोड़ा सा कम। इसके अलावा हमारा अगला मत था, ये न्याय विभाग का मत था। इसमें बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपदों में कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक और परामर्शदाता के एक पद, यानी कि कुल इन 6 जनपदों में 18 पद सृजन करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। इसके अलावा ये अगला मत भी हमारा न्याय विभाग कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक और काउंसलर, परामर्शदाता काउंसलर, इनके एक पद। इसके अलावा अगला मत हमारा ये भी न्याय विभाग का मत था। इसमें देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में, हरिद्वार में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करने के बारे में भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसमें प्रत्येक जगह पे 9 पद क्रिएट होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई लोक कल्याणकारी फैसला तो फैसला हुआ कुछ? तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे क्योंकि आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।